औरतों में जो गर्भाशय होता है जिसमें बच्चा बनता है उसके दो भाग होते हैं, एक होता है यूट्रस और एक होता है सर्विक्स। दोनों ही एक ही हैं पर अलग अलग तरह का कैंसर इसमें होता है। तो ऊपरी हिस्से में जो कैंसर होता है उसको हम यूट्राइन या गर्भाशय का कैंसर कहते हैं और निचले हिस्से में जो होता है उसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। इन वजह से जो यूट्राइन कैंसर है वो बनता है बॉडी में। हमारी जो डाइट में चेंजेस हुए हैं, जो वेस्टर्न डाइट हमने अपनाई है, प्रोसेस्ड फूड है, फैटी फूड, फ्राइड फूड, ये सब जो हम खाने लगे हैं जिससे सबका वेट बढ़ रहा है। सो ओबेसिटी या मोटापा इसका एक मेजर कॉज है। इनफैक्ट सिर्फ यूट्राइन कैंसर का नहीं, 40 से 50% हर तरह का कैंसर का कॉज ओबेसिटी या मोटापा है। मेनोपॉज होने के बाद हमें परेशानियां तो होती हैं, वीकनेस रहता है, मूड ठीक नहीं रहता है, वजाइनल ड्राइनेस होता है, और तो उसकी वजह से जो हार्मोन की टैबलेट्स हम लेते हैं वो एक वन ऑफ द मेजर कॉजेस है। उसके अलावा आप एक महिला हैं, आपको 1% चांस है यूट्राइन कैंसर होने का। पर अगर आपकी फैमिली में किसी को यूट्राइन कैंसर है या किसी और तरह का गायनी कैंसर है जैसे ओवेरियन या ब्रेस्ट, तो आपके यूट्राइन कैंसर होने की संभावना 10 से 15% है। काफ़ी गर्ल्स हैं उनमें ना PCOS, PCOD का प्रॉब्लम बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। तो जिनको ऑलरेडी ऐसी कुछ मेडिकल कंडीशंस है, क्या वो ज़्यादा रिस्क पर है? PCOS में भी क्या होता है, ये एस्ट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप क्या करेंगे, मोस्टली जो भी लड़कियां होती हैं यंग एज में डायग्नोस होता है तो उनके पीरियड्स 2-3 महीने में आएंगे। तो 2-3 महीने तक वो एक्सपोज रहते हैं उस बढ़े हुए एस्ट्रोजन को। तो इन सब जिन पेशेंट्स को PCOS है उसमें ये मैटर नहीं करता कि आपकी क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है, उसमें आपको 30 साल में भी हो सकता है, क्योंकि आपका डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल, शुगर और BP ये तीनों मिलके भी आपका रिस्क बढ़ाते हैं। बिकॉज इन सबसे PCOD है तो अगर वो मेडिसिन ले रही हैं, उनका कंट्रोल्ड है, तो भी वो रिस्क पर रहते हैं। PCOS पेशेंट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनके पीरियड्स हर महीने आना। अगर हम ऐसी उन्हें मेडिसिन देंगे कि उनके पीरियड्स हर महीने आएंगे तो डेफिनेटली ये रिस्क कम हो जाएगा। बॉडी में क्या ऐसे अलार्मिंग साइंस देखने को मिलते हैं जिससे जो वुमेन है वो अलर्ट हो जाए कि हमारी बॉडी में कैंसर की शुरुआत हो? यूट्राइन कैंसर या गर्भाशय का कैंसर का सबसे अच्छी बात ये है कि ये डेफिनेटली साइंस देता है। उनका जो ब्लीडिंग पैटर्न है वो चेंज होता है ड्यूरिंग पीरियड्स। हाँ, पीरियड्स में ज़्यादा पीरियड्स आ रहे हैं या फिर बहुत दिनों तक पीरियड्स आ रहे हैं, या आपके महीने के दो पीरियड्स के बीच में जो इंटरवल होता है उसके बीच में आपको ब्लीडिंग हो रही है, कोई भी एबनॉर्मल तरह की ब्लीडिंग जो आपकी नॉर्मल पीरियड से हटके है, उसमें आपको पीरियड्स के टाइम पे पेन होता है, उससे थोड़ा अलग पेन होता है क्या इसका? डेफिनेटली पेल्विक पेन भी होता है। कभी कभी क्या होता है कि बड़े हो जाता है आपका जो यूट्रस होता है, तो डेफिनेटली वो पेन करता है। अगर ऐसे कोई भी साइंस जो पेशेंट है, जो महिला उसको दिख रहे हैं, तो क्या उनके पहले स्टेप्स होने चाहिए? पेट से चेकअप होता है, एक इंटरनल चेकअप भी होता है, और उसके बाद किस तरह से यूट्राइन कैंसर को ट्रीट किया जाता है? सर्जरी में क्या करते हैं, आपका यूट्रस निकालते हैं। निकल जाता है? हाँ, पूरा निकालना पड़ता है। दोनों ओवरीज निकालते हैं क्योंकि ओवरीज हार्मोन सिक्रीट करती हैं और हार्मोन से ही ये कैंसर होता है। तो ओवरीज निकालना इसमें मैंडेटरी काइंड ऑफ है, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। आपने महिलाओं में होने वाले कई सारे कैंसर्स के बारे में सुना होगा, जैसे ब्रेस्ट कैंसर या सर्विकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर। लेकिन एक और कैंसर है जो काफ़ी कॉमनली होता है महिलाओं में, लेकिन इसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। मैं बात कर रही हूँ यूट्राइन कैंसर की। तो आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं यूट्राइन कैंसर की। ऐसे क्या साइंस हमारी बॉडी में दिखते हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि बॉडी में कैंसर की शुरुआत हो रही है, इसके मेजर क्या कॉजेज होते हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हाय, माय नेम इज़ वर्षा दुबे एंड वाचिंग NBT लाइव। आज हमारे साथ इस सेशन में हमें गाइड करने के लिए जुड़ी हुई हैं गायनोकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर वैशाली पालीवाल। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू NBT लाइव। हेलो वर्षा। सो डॉक्टर, जैसे मैंने बताया कि आज के हमारे सेशन में हम बात करेंगे यूट्राइन कैंसर की। आई थिंक बहुत सारे कैंसर्स के बारे में अवेयरनेस है, बट ये जो एक कैंसर है ना, इसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि एक्चुअल में यूट्राइन कैंसर क्या होता है, बॉडी में कहाँ बनता है, कैसे शुरुआत होती है? तो यूट्राइन कैंसर को हिंदी में हम लोग गर्भाशय का कैंसर कहते हैं। तो औरतों में जो गर्भाशय होता है जिसमें बच्चा बनता है उसके दो भाग होते हैं, एक होता है यूट्रस और एक होता है सर्विक्स। दोनों ही एक ही हैं पर अलग अलग तरह का कैंसर इसमें होता है। तो ऊपरी हिस्से में जो कैंसर होता है उसको हम यूट्राइन या गर्भाशय का कैंसर कहते हैं, और निचले हिस्से में जो होता है उसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, जिसके बारे में आजकल सबने सुना होगा क्योंकि उसके अगेंस्ट एक वैक्सीन भी आई है। एग्जैक्टली। पर
ये यूट्राइन कैंसर सर्वाइकल कैंसर से कम कॉमन है, पर महिलाओं में ये गायनेक कैंसर्स में से सेकंड नंबर पे ही है। ओके। हाँ। सो डॉक्टर, जैसे अभी आपने एक्सप्लेन किया कि बॉडी में यूट्राइन कैंसर बनता कहाँ है और सर्विकल कैंसर के बारे में भी आपने बताया, तो अगर हम मेजर कुछ कॉजेज की बात करें, बिकॉज यू सेड कि सेकंड मोस्ट कॉमन है ये कैंसर, तो मेजर क्या कॉजेज होते हैं, किन वजह से जो यूट्राइन कैंसर है वो बनता है बॉडी में? तो पहले के ज़माने में आप 10-20 साल अगर पहले जाएंगे तो यूट्राइन कैंसर इतना कॉमन नहीं होता था। सर्विक्स कैंसर के बारे में ही हम लोग सुनते थे बहुत ज़्यादा। पर अब क्योंकि पिछले 10 से 20 सालों में इसका जो इंसिडेंस है, होने की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये मेन कॉज, इसका जो मेन कारण है वो ये है कि हमारी जो डाइट में चेंजेस हुए हैं, जो वेस्टर्न डाइट हमने अपनाई है, प्रोसेस्ड फूड हैं, फैटी फूड, फ्राइड फूड, ये सब जो हम खाने लगे हैं जिससे सबका वेट बढ़ रहा है। सो ओबेसिटी या मोटापा इसका एक मेजर कॉज है। इनफैक्ट सिर्फ यूट्राइन कैंसर का नहीं, 40 से 50% हर तरह का कैंसर का कॉज ओबेसिटी या मोटापा है। बाप रे। और यूट्राइन कैंसर का ये मेजर कॉज है क्योंकि हमारे अंदर का पूरा मेटाबॉलिज्म उससे लिंक्ड है। मतलब किस तरह से मोटापा हार्मोन्स की मात्रा को बढ़ाता है हमारी बॉडी में और यूट्राइन कैंसर का कारण बनता है। ओके डॉक्टर, अभी आपने बताया कि मोटापा जो है, लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं जो है वो यूट्राइन कैंसर की तरफ महिलाओं को लेकर जा सकता है। इसके अलावा और भी कुछ फैक्टर्स है, जैसे एज का फैक्टर हो गया, या जेनेटिकली भी ये स्प्रेड होता है? तो एज तो डेफिनेटली, क्योंकि सिर्फ यूट्राइन नहीं, हर तरह का कैंसर ओल्ड एज में ज़्यादा होता है। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, कैंसर, किसी भी तरह का कैंसर होने का संभावना बढ़ता जाता है क्योंकि बॉडी उस तरह से काम करना वीक होने लग जाती है। और एज के अलावा यूट्राइन कैंसर का एक इम्पॉर्टेंट कॉज है आपका, कभी कभी कुछ लोग मेनोपॉज के बाद कुछ थेरेपीज हार्मोन लेते हैं, क्योंकि मेनोपॉज होने के बाद हमें परेशानियां तो होती हैं, वीकनेस रहता है, मूड ठीक नहीं रहता है, वजाइनल ड्राइनेस होता है, और तो उसकी वजह से जो हार्मोन की टैबलेट्स हम लेते हैं वो एक वन ऑफ द मेजर कॉजेस है। उसके अलावा डेफिनेटली फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। अगर आपकी फैमिली में किसी को यूट्राइन कैंसर है तो आपको कैंसर होने की संभावना 10% है। अगर आप जनरल पॉपुलेशन देखेंगे तो यूट्राइन, अगर आप एक महिला हैं, आपको 1% चांस है यूट्राइन कैंसर होने का। पर अगर आपकी फैमिली में किसी को यूट्राइन कैंसर है या किसी और तरह का गायनी कैंसर है जैसे ओवेरियन या ब्रेस्ट, तो आपके यूट्राइन कैंसर होने की संभावना 10 से 15% है, जो कि बहुत ज्यादा है। मतलब कम नहीं है 10%। मतलब 10 में से एक को कैंसर हो सकता है। बहुत ही हाई परसेंटेज है ये। आजकल ना डॉक्टर, काफ़ी जो वुमेन हैं, काफ़ी गर्ल्स हैं, उनमें ना पीसीओएस, पीसीओडी का प्रॉब्लम बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। तो जिनको ऑलरेडी ऐसी कुछ मेडिकल कंडीशंस है, क्या वो ज़्यादा रिस्क पर है? डेफिनेटली पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में बेसिकली एक हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से हमें मोटापा भी बढ़ता है, हमें शुगर का रिस्क भी बढ़ता है, डायबिटीज होने का, ब्लड प्रेशर का भी रिस्क होता है, और लॉन्ग टर्म में हार्ट डिसीज का भी रिस्क बढ़ता है। बट अल्टीमेटली हो क्या रहा है पीसीओएस में या फिर वेट गेन में, हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं फीमेल्स के, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, सो एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। जहाँ पे भी आपकी बॉडी में फैट होता है वहाँ पे एस्ट्रोजन बनता है। मतलब अपार्ट फ्रॉम योर ओवरीज के अलावा फैट भी एस्ट्रोजन बनाता है। तो अगर इसकी मात्रा आपकी बढ़ती है आपकी बॉडी में तो आपका यूट्राइन कैंसर का रिस्क बढ़ता है। पीसीओएस में भी यही होता है। पीसीओएस में भी क्या होता है, ये एस्ट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप क्या करेंगे, मोस्टली जो भी लड़कियां होती हैं, यंग एज में डायग्नोस होता है तो उनके पीरियड्स 2-3 महीने में आएंगे। तो 2-3 महीने तक वो एक्सपोज रहते हैं उस बढ़े हुए एस्ट्रोजन को। तो इन सब जिन पेशेंट्स को पीसीओएस है उसमें ये मैटर नहीं करता कि आपकी क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है, उसमें आपको 30 साल में भी हो सकता है, क्योंकि आपका 15 साल का इंक्रीज एक्सपोजर है टू एस्ट्रोजन। तो पीसीओएस बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। डायबिटीज और हाइपरटेंशन भी एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पार्ट है। डिस्लिपिडीमिया मतलब आप कहेंगे कि आपकी लिपिड प्रोफाइल अगर खराब आए, कोलेस्ट्रॉल बड़ा हो, तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल, शुगर और बीपी, ये तीनों मिलके भी आपका रिस्क बढ़ाते हैं। बिकॉज इन सबसे अपार्ट फ्रॉम हार्मोन्स आपका इंसुलिन भी बढ़ता है बॉडी में। डायबिटीज में क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, तो बॉडी में इंसुलिन के लेवल्स बढ़ते हैं, उसकी वजह से भी आपका यूट्राइन कैंसर का रिस्क बढ़ता है। सो डॉक्टर, जैसे जिस महिला को या जिस वुमेन को फॉर एग्जांपल पीसीओडी है, तो अगर वो मेडिसिन ले रही है, उनका कंट्रोल्ड है, तो भी वो रिस्क पर रहते हैं?
तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि हम्म। पीसीओएस के पेशेंट्स को अपने गायनेकोलॉजिस्ट या किसी भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर जो हार्मोन्स वगैरह का चेकअप में स्पेशलाइज करते हैं, उनसे कांटेक्ट में रहना चाहिए। ओके। पीसीओएस पेशेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनके पीरियड्स हर महीने आना। हाँ। अगर हम ऐसी उन्हें मेडिसिन देंगे कि उनके पीरियड्स हर महीने आएंगे तो डेफिनेटली ये रिस्क कम हो जाएगा। ओके। बट फिर भी एक बेसलाइन रिस्क से तो ज़्यादा ही होता है। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है ध्यान में रखने वाली कि अगर आपको पीसीओएस है तो आपको अपने डॉक्टर से रेगुलर बेसिस पे चेकअप्स कराने चाहिए, और आपकी लाइफ की स्टेज में क्या ज़रूरी है आपके लिए, क्या मेडिकेशन, वो डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही आपको करना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेट गेन ना करें। बहुत डिफिकल्ट है वेट लूज करना आजकल, बट फिर भी आई थिंक माइंडफुल ईटिंग आई वुड से इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यू नीड टू काउंट योर कैलोरीज, दैट इज इम्पोर्टेंट। आई थिंक डॉक्टर आपने ना फूड पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। आप शुरुआत से कह रही है कि आप खाना जो बाहर का आजकल जो प्रोसेस फूड आ गया उससे भी कहीं ना कहीं इसके चांसेस बहुत बढ़ गए हैं। तो क्या कुछ ऐसी खाने की और भी चीज़ें, जैसे अगर हम अपनी नॉर्मल किचन की बात करें, आपको अगर चॉइस दी जाए कि किचन से कुछ 5 चीज़ें हटानी है आज ही ताकि इस कैंसर का रिस्क कम हो जाए, हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी जी पाए, तो वो कौन सी 5 चीज़ें होंगी? 5 चीज़ें ऐसे मुझे एकदम से मेरे माइंड में तो नहीं आ रहा है क्योंकि किचन में तो मैं कम जाती हूँ। हाँ, पर फिर भी मैं अगर हटाऊंगी तो इन जनरल, सिर्फ इसके लिए नहीं, एक जनरल हेल्थ के लिए प्रोसेस्ड फूड, जो भी कैन में जो भी फूड है मैं वो हटा दूंगी। ठीक है, परफेक्ट। आपके सोडास, कोल्ड ड्रिंक्स, ये मैं हटा दूंगी। आपकी जो भी पैकेज चिप्स आते हैं जो सब खाते हैं, हम भी खाते हैं, फिर भी मैं वो हटा दूंगी। और उसके अलावा प्लास्टिक्स अगर आप कुछ यूज कर रहे हैं कम करिए अपनी लाइफ में। सो मैदा मैं नहीं हटाऊंगी क्योंकि आई थिंक हफ्ते में एक बार खाना ठीक है, इट्स ओके, बिकॉज इट्स अ हाई प्रोटीन फ्लावर। आप व्हीट से अगर कंपेयर करेंगे तो उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। मैदा में प्रोटीन होता है, तो अगर हफ्ते में आप एक बार खा रहे हैं तो कोई इसमें बुरी बात नहीं है, ठीक है, आप खा सकते हैं। बट इस किसी भी चीज को रोज खाना, अति करना, उसमें तो हर चीज में प्रॉब्लम होता है। बट मेरे ख्याल से 4 तो मैंने बताई नहीं। ठीक है, शुगर हटानी है या फिर शुगर का कुछ हेल्दियर ऑप्शंस? हाँ, तो शुगर डेफिनेटली जो हमारी प्रोसेस चीनी आती है जो पैकेज में, वो सारे ही पूरी बॉडी के हर सिस्टम को थोड़ा सा खराब तो करती है अगर आप ज्यादा मात्रा में लेंगे। थोड़ा बहुत मात्रा में सब चलता है, बट हाँ, मीठी कोई भी चीज, चाहे वो मिठाई हो, चाहे वो चॉकलेट्स हो, चाहे वो कोई भी प्रोसेस शुगर डेफिनेटली हटाना चाहिए। उसका जो रिप्लेसमेंट है वो मेरे ख्याल से आपका रहेगा डेट्स का पाउडर। ओके, वो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि वैसे कहते हैं कि गुड़ अच्छा होता है चीनी से, बट कैलोरीज सेम है दोनों में। गुड़ में बस आयरन ज्यादा होता है, थोड़े बहुत मिनरल ज्यादा होते हैं, बट जो आपका ग्लूकोज का स्पाइक आता है शुगर या गुड़ खाने के बाद, वो सेम होता है। तो आप, आई थिंक हेल्दियर ऑप्शन वुड बी डेट्स पाउडर। गुड़ भी, मतलब हर चीज अति में कुछ भी चीज खराब ही है। एग्जैक्टली। ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि आप चाय की सुबह की चाय के साथ चीनी मत लीजिए, थोड़ा बहुत लीजिए, पर बैलेंस करिए। हर चीज में बैलेंस इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें कुछ साइंस की, बॉडी में क्या ऐसे अलार्मिंग साइंस देखने को मिलते हैं जिससे जो वुमेन है वो अलर्ट हो जाए कि हमारी बॉडी में कैंसर की शुरुआत हो रही है? तो यूट्राइन कैंसर या गर्भाशय का कैंसर का सबसे अच्छी बात यह है कि ये डेफिनेटली साइंस देता है, अनलाइक सर्वाइकल या फिर ओवेरी का कैंसर। तो इसमें साइन सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपका जो ब्लीडिंग पैटर्न है वो चेंज होता है ड्यूरिंग पीरियड्स। हाँ, पीरियड्स में ज्यादा पीरियड्स आ रहे हैं, या फिर बहुत दिनों तक पीरियड्स आ रहे हैं, या आपके महीने के दो पीरियड्स के बीच में जो इंटरवल होता है उसके बीच में आपको ब्लीडिंग हो रही है, या फिर कभी कभी क्या है कि इंटरकोर्स करने के टाइम पे आपको ब्लीडिंग हो रही है। हालांकि यूट्राइन कैंसर में ऐसा नहीं होता, बट कोई भी एबनॉर्मल तरह की ब्लीडिंग जो आपकी नॉर्मल पीरियड से हटके है, उसमें आपको सावधान हो जाना चाहिए। आपको कांटेक्ट करना चाहिए अपने डॉक्टर को, आपके गायनेकोलॉजिस्ट। पेन वगैरह होना भी एक साइन होता है? पेट में दर्द होना, या जो पीरियड्स के टाइम पे पेन होता है उससे थोड़ा अलग पेन होता है क्या इसका? अलग तो नहीं होता है। 80% लोगों में तो आपका ब्लीडिंग में ही चेंज आता है, बट डेफिनेटली पेल्विक पेन भी होता है। कभी कभी क्या होता है कि बड़े हो जाता है आपका जो यूट्रस होता है, तो डेफिनेटली वो पेन करता है। अगर आपको पेशाब करने में कोई प्रॉब्लम है या फिर स्टूल पास करने में कोई प्रॉब्लम है, तो ये सब भी साइंस होते हैं। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस अगर हो रहा है आपका, जनरली वो एडवांस डिसीज में होता है। यूट्राइन कैंसर इज वन ऑफ द गुड कैंसर्स वैसे, बिकॉज 90% केसेस में ये फर्स्ट स्टेज में ही डायग्नोस होता है और ट्रीटेबल होता है। सो इट इज काइंड ऑफ अ गुड कैंसर, बट 10 से 15% में ही एडवांस्ड होता है या कुछ सीरियस काइंड ऑफ कैंसर होता है। तो उसी
कैंसर को ट्रीट करने के लिए हमारी स्पेशलाइजेशन इतनी इवॉल्व हुई है कि उस एग्रेसिव टाइप के कैंसर को भी हम अच्छे से ट्रीट कर सकें और सर्वाइवल रेट्स ऑलमोस्ट बढ़ जाए। तो आपके पास डॉक्टर जो भी पेशेंट्स आते हैं वो किन कंसर्न से अराउंड ज़्यादा आते हैं? जैसे अगर किसी को यूट्राइन कैंसर है तो फर्स्ट स्टेज पे आते हैं, सेकंड स्टेज पर, क्योंकि आपने बताया कि जल्दी डायग्नोस हो जाता है, मतलब पता जल्दी चल जाता है। तो अभी जो आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं वो किस स्टेज पे ज़्यादा आ रहे हैं? सो 80% मतलब 8 में से 10 तो स्टेज 1 पे ही आते हैं। ओके। हाँ, और सर्जरी करने के बाद 5% के अराउंड की थोड़ी बहुत स्टेज बढ़ जाएगी, बट फिर भी 75% आर स्टेज 1 में ही आते हैं। ओके। और आप लगा लीजिए 10 से 15% स्टेज 2 या 3 और 5% आप बोल सकते हैं स्टेज 4। ओके। डॉक्टर, जितने भी आपने साइंस बताए थे कि अगर आपको बॉडी में ऐसे कुछ भी साइंस दिखते हैं जैसे ब्लीडिंग नॉर्मली ना होना या पेन वगैरह भी होना, तो अगर ऐसे कोई भी साइंस जो पेशेंट है, जो महिला उसको दिख रहे हैं, तो क्या उनके पहले स्टेप्स होने चाहिए? तो पहला जैसे मैंने बताया आपको कंसल्ट करना चाहिए आपके गायनेकोलॉजिस्ट से, और उसके बाद एक क्लिनिकल चेकअप होता है। हम चेक करते हैं कि आपका सर्विक्स कैसा दिख रहा है, आपका यूट्रस का साइज़ क्या है, कोई गांठ तो नहीं है। तो ये पेट से चेकअप होता है, एक इंटरनल चेकअप भी होता है, और उसके बाद हम एक अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं। ओके। सो एक अल्ट्रासाउंड में हमें ये पता चलता है कि जो यूट्रस का लाइनिंग है, गर्भाशय का लाइनिंग, वो कितना बड़ा हुआ है, थिक कितना है। अगर आप लेमन टर्म्स में मैं कहूँ कितना थिक है, तो जो नॉर्मली 10 से 12 mm के अराउंड होता है, और मेनोपॉज के बाद 4 mm नॉर्मल माना जाता है। अगर इससे ज़्यादा है, या फिर हमें क्या लगता है कि अल्ट्रासाउंड में हम ये भी चेक करते हैं कि ब्लड फ्लो कितना जा रहा है उसको, अगर ब्लड फ्लो में बड़ा लगता है तो हम डेफिनेटली अल्ट्रासाउंड के बाद एक बायोप्सी एडवाइस करते हैं। ओके। बायोप्सी के अराउंड भी काफी सारे मिथ्स हैं एक्चुअली। हाँ, कि बहुत से लोग ना बायोप्सी का नाम सुनकर आते ही नहीं है टेस्ट कराने के लिए। तो आपके पास भी ऐसे कुछ पेशेंट्स आते हैं, आप भी एनकाउंटर करते हैं ऐसे कुछ सिचुएशन से? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि क्या अगर मैं बायोप्सी कराऊंगा तो मेरा कैंसर फैल जाएगा, एग्जैक्टली, या फिर ट्रीट नहीं हो पाएगा। तो ये तो बहुत ही बड़ी मिथ है, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स या कुछ लोग इस बायोप्सी के अगेंस्ट बहुत वीडियोस भी डालते हैं, जिससे काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस भी होते हैं। बट बायोप्सी करने से ऐसा कोई भी कैंसर नहीं है जो फैलता है। बायोप्सी बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि उससे आपके कैंसर, किस तरह का आपका कैंसर है वो पता चलता है, और बहुत सारे केसेस में आपको क्या ट्रीटमेंट हमें देना है वो बायोप्सी पे डिसाइड होता है। और एक्चुअली हम ट्रीटमेंट शुरू भी नहीं कर सकते बायोप्सी के बिना। और यूट्रस के कैंसर में स्पेसिफिकली बायोप्सी डिसाइड करती है कि आपकी सर्जरी किस तरह की हम करेंगे। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बायोप्सी किसी भी कैंसर का, और यूट्राइन कैंसर का डेफिनेटली, क्योंकि उसी हिसाब से सर्जरी का भी प्लानिंग होता है। मतलब टेस्ट से आप पता कर सकते हैं, एक्चुअली बायोप्सी से आप पता कर सकते हैं कि उसका क्या, कितना उसका कंडीशन क्या है, अग्रेसिव कितना है, और किस टाइप का ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। ये सारी चीजें भी डिसाइड हो जाती हैं डेफिनेटली। वो बायोप्सी पे डिसाइड हो जाती है। एक फाइनल बायोप्सी तब होता है जब हम ऑपरेशन करके पूरा यूट्रस भेजते हैं, पर एक प्रिलिमिनरी जो पहले ऑपरेशन से एक बायोप्सी, वो बहुत जरूरी होता है ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए। ओके, परफेक्ट। सो डॉक्टर, अभी आपने बहुत अच्छे से डायग्नोसिस पार्ट कवर किया कि किस टाइप के टेस्ट कराए जाते हैं, और जो पेशेंट अगर उनको ऐसे कोई साइंस दिखते हैं तो क्या स्टेप्स लेने चाहिए। अब हम थोड़ा ट्रीटमेंट पार्ट पे बात करते हैं। किस तरह से यूट्राइन कैंसर को ट्रीट किया जाता है, क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं? सो जैसा मैंने कहा, ये अर्ली स्टेज में ही डायग्नोस हो जाता है, तो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स का जो फर्स्ट स्टेप रहता है वो सर्जरी रहता है। ओके। क्योंकि ये जो कैंसर है वो सर्जरी से स्टेज किया जाता है। हम सर्जरी में क्या करते हैं, आपका यूट्रस निकालते हैं। निकल जाता है? हाँ, पूरा निकालना पड़ता है। दोनों ओवरीज निकालते हैं, क्योंकि ओवरीज हार्मोन सिक्रीट करती हैं, और हार्मोन्स से ही ये कैंसर होता है। तो ओवरीज निकालना इसमें मैंडेटरी काइंड ऑफ है, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है एक तरह से। और उसके बाद हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं ना, उसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसे हम लिम्फ नोड्स कहते हैं। तो जो कैंसर का स्प्रेड होता है वो इन लिम्फ नोड्स के थ्रू होता है। तो वो लिम्फ नोड्स भी हम इसमें निकालते हैं। अब वो कितने निकालने हैं, किस लेवल तक निकालने हैं, वो जैसे मैंने बताया वो बायोप्सी पे डिसाइड होता है। तो ये है आजकल हमारा जो एडवांस, जो नई चीज़ है यूट्राइन कैंसर में, वो सेंटिनल लिम्फ नोड है। सेंटिनल लिम्फ नोड मतलब ये है कि कैंसर जो पहले लिम्फ नोड में जाता है वो ही हम निकालते हैं, और बाकी लिम्फ नोड हम नहीं निकालते हैं। इससे क्या एडवांटेज ये है कि बहुत ज़्यादा लिम्फ नोड निकालने से पेशेंट्स का क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है। पैरों में सूजन होती है, लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा सूजन भी हो सकती है। और यूट्राइस का कैंसर ऐसा है जिसमें लिम्फ नोड का इन्वॉल्व होना सिर्फ 10% है। तो 90% लोगों को लिम्फ नोड्स निकाल के उनको इतना क्वालिटी ऑफ लाइफ उनका कम करने से बेटर है ये नई टेक्निक है जिसमें हम सेंटिनल लिम्फ नोड करते हैं, जिसमें एक डाई डालते हैं, उससे वो लाइट अप हो जाता है और वही नोड हम निकालते हैं।
ओके। तो दिस इज नॉट अ न्यू थिंग, ये तो पिछले 10 साल से है, बट अब वैलिडेट हो चुका है, सेफ है, और बहुत सारे पेशेंट्स में हम यही करते हैं। ओके। तो डॉक्टर से सर्जरी के टाइम पे आपने बताया कि यूट्रस निकाल देते हैं, ओवरीज निकाल देते हैं, तो बाद में ट्रीटमेंट के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं पेशेंट में? सो जनरली नहीं होते, क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज पेशेंट्स जो होते हैं वो पोस्ट मेनोपॉजल होते हैं, ओके। मेनोपॉज हो चुका होता है, हम्म। तो ओवरीज निकालने का कोई बहुत ज़्यादा उनको इफेक्ट नहीं लगता है। फिर भी डेफिनेटली कुछ मूड स्विंग्स वगैरह ऐसे बढ़ सकते हैं, क्योंकि एकदम से क्या होता है कि इस कैंसर में हार्मोन लेवल्स आपके ऑलरेडी हाई हैं, एग्जैक्टली। किसी भी रीज़न से, चाहे ओवरीज की वजह से या फिर वेट की वजह से, फैट में जो बन रहे हैं, और आपने एकदम से कट ऑफ कर दिया वो सप्लाई, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत बॉडी में एडजस्ट करने में टाइम तो लगता है, बट ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, कोई और ऑप्शन नहीं है। बट जो यंग पेशेंट्स होते हैं या अर्ली 30s में हाँ, जिन्होंने कैच किया है, अर्ली 30s है या फिर 25 ईयर्स है, जिनकी शादी भी नहीं हुई है, तो वी डू हैव सच पेशेंट्स, कभी कभी आते हैं। तो इन केसेस में सर्जरी के अलावा भी एक ऑप्शन होता है। क्या होता है? तो इस केसेस में हम, क्योंकि ये जो कैंसर है ये एस्ट्रोजन की वजह से होता है, दो तरह के हार्मोन हमारी बॉडी में होते हैं, एस्ट्रोजन, एक प्रोजेस्टेरोन। ये जो कैंसर है ये एस्ट्रोजन की वजह से होता है, उसके लेवल हाई होते हैं, वो फैट वगैरह में बनता है, बट प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो एस्ट्रोजन के इफेक्ट्स को सप्रेस करता है। तो इस केसेस में हम प्रोजेस्टेरोन थेरेपी देते हैं उन पेशेंट्स को, और मेनली उनका जो कंसर्न होता है कि चाइल्ड बेयरिंग, मतलब एग्जैक्टली बच्चा कैरी कर पाएंगे नहीं। हाँ, बच्चा कैरी करना है, या फिर उनको टाइम चाहिए मे बी अपने एग्स प्रिजर्व करने के लिए, तो उन केसेस में हम प्रोजेस्टेरोन्स देते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन का रिस्पॉन्स आता है अर्ली कैंसर्स में, मतलब एक क्राइटेरिया होता है कि किसको हम दे सकते हैं। हाँ, जनरली यंग पेशेंट्स में हम दे पाते हैं और उनको मेडिसिन देते हैं, उससे वो ठीक भी होता है, उतना टाइम उनको मिल जाता है बच्चा करने के लिए, या फिर अपने एग्स प्रिजर्व करने के लिए, एम्ब्रियोस प्रिजर्व करने के लिए। और एक बार उनका चाइल्ड बेयरिंग कंप्लीट हो गया, बच्चे हो गए, उसके बाद हम उन्हें रिकमेंड करते हैं कि अब आप पूरा सर्जरी करा लो। मतलब जब उनको कैंसर है वो कंसीव कर सकते हैं उस टाइम पे? नहीं, कैंसर तो हमारा मेडिसिन से खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए हम चेक करेंगे बायोप्सी से, अल्ट्रासाउंड से कि कैंसर अभी है या नहीं है। जनरली 6 से 12 महीने में सब रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। ओके। एंड उसके बाद हमें, ऑफ कोर्स हमारे अकेले से नहीं होगा, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट जो होते हैं, फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स, उनके साथ हम जनरली IVF रिकमेंड करते हैं अगर पार्टनर है तो अब ताकि चाइल्ड बेयरिंग जल्दी हो जाए। उसके बाद हो सकता है कि वापस आए कैंसर, हो सकता है ना भी आए, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिनको मेडिसिन पे कम्प्लीटली ठीक हो गया है, 10 साल बाद फॉलोअप के लिए भी आते हैं। फिर उनको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है? अब वो उनका चॉइस है कि वो कराना चाहते हैं कि नहीं, या फिर सेफ साइड, टू बी ऑन द सेफ साइड। बट अगर फिर से जब भी आएगा तो भी ना वो अर्ली स्टेज में ही आएगा, मतलब वो एग्रेसिव नहीं होगा। एग्रेसिव जनरली होना नहीं चाहिए। जिस तरह का कैंसर हार्मोन को रिस्पॉन्ड करता है, वो जनरली ऐसे रिवर्सिबल कॉजेस की वजह से होता है, जैसे वेट या फिर ओवरीज, ये सब, मतलब वो जनरली एग्रेसिव नहीं होता आगे चल के भी। तो अगर आएगा भी तो जैसे मैंने बताया कि ये तो बहुत जल्दी डिटेक्ट होता है, बिकॉज ये ब्लीडिंग में चेंजेस करता है आपके। तो आप अर्ली स्टेज में तब भी डिटेक्ट कर सकते हो, तब भी ट्रीटमेंट हिस्टेरेक्टमी ही रहता है मोस्टली, और एक आध लिम्फ नोड जैसे मैंने बताया सेंटिनल, उसमें भी हमने सर्जरी का एक्सटेंट कम कर दिया है, वो रहता है। तो उस केस में भी बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। ओके डॉक्टर, आपने ना जब आप ट्रीटमेंट के बारे में बता रहे थे तो आप बोल रहे थे कि एक ना क्राइटेरिया होता है कि किस पेशेंट को किस तरह का ट्रीटमेंट ज़्यादा सूटेबल होगा, तो आप बता सकते हैं क्या मेजर क्राइटेरिया, क्या क्या चीज़ें आप देखते हैं? एज देखते हैं क्या, या कैंसर कितना अग्रेसिव हो चुका है उस पर कुछ डिपेंड करता है? सो जनरली बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। एज तो डेफिनेटली है ही, क्योंकि 80 साल 90 साल में भी होता है ये। तो उस एज पे भी पेशेंट्स आते हैं, उनमें हम बहुत एक्सटेंसिव सर्जरी तो नहीं कर सकते, उसमें हम सिर्फ यूट्रस और ओवरीज निकालते हैं। ठीक है। और जो हम चीज़ें देखते हैं पेशेंट की, उसका परफॉर्मेंस स्टेटस मतलब जनरली ये पेशेंट्स का वेट हायर साइड पे होता है। अच्छा, ओबेसिटी जनरली ये पेशेंट्स ओबीस होते हैं, उनको डायबिटीज़ होता है, उनको हाइपरटेंशन होता है, अस्थमा भी होता है, हार्ट डिसीज़ भी होता है। तो ये सब काफ़ी सारी, कैंसर तो होता ही है बट साथ में ये सब कोमोर्बिडिटीज़ भी होती हैं। तो एनेस्थीसिया का भी रिस्क है, सर्जरी का भी रिस्क है। तो एक अच्छी बात ये है कि यूट्राइन कैंसर में मिनिमल एक्सेस सर्जरी, मतलब लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी की सेफ्टी एस्टैब्लिश्ड है। ओके। तो अर्ली कैंसर्स में, गुड बायोलॉजी कैंसर्स में, अर्ली स्टेजेस में हम रोबोट से या फिर लैप्रोस्कोपी से ऑपरेट कर सकते हैं, जिसमें आपकी जो पेशेंट की रिकवरी है आफ्टर द सर्जरी वो अच्छी रहेगी। ओके। बिकॉज छोटे छोटे 3 या 4 कट्स आते हैं, एंड नेक्स्ट डे पेन कम होता है, चलने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, आपका यूरिन का कैथेटर रिमूव हो जाता है, आप यूरिन पास करके
कर सकते हैं। तो मतलब रिकवरी बहुत फास्ट है, जनरली हम नेक्स्ट डे डिस्चार्ज भी कर देते हैं, तो 1 और 2 डेज में। पेशेंट को कितना अप्रॉक्स टाइम लगता है अच्छे से रिकवर होने में? वही डिपेंड करता है कि आपने सर्जरी किस रूट से किया है। ओके अगर आपने लैब से रोबोट से किया है तो अगले दिन भी पेशेंट जा सकता है, पर अगर आपने ओपन सर्जरी किया तो 3-4 दिन लग जाते हैं। बट जनरली अर्ली स्टेज और अच्छी बायोलॉजी कैंसर्स हम लेप्रोस्कोपी रोबोट से करते हैं, बट जो अग्रेसिव कैंसर्स होते हैं या स्टेज ज़्यादा होती है तो उनमें एक जनरल रिकमेंडेशन है कि ओपन किया जाए। हाँ, ओपन किया जाए और पूरा सिस्टमैटिकली पूरे लिम्फ नोड्स टिल द लेवल ऑफ द किडनी का वेसल्स वो हमें निकालने होते हैं। तो हाई ग्रेड, जो मैं मेडिकल टर्म्स में बोलूँ, एक लो ग्रेड होता है, एक हाई ग्रेड होता है। तो हाई ग्रेड कैंसर्स में जनरली जैसे कि सिस्टमैटिक पूरा लिम्फ नोड्स करना चाहिए, और लो ग्रेड कैंसर्स में सेंटिनल लिम्फ नोड, मतलब वो जो फर्स्ट लिम्फ नोड जो कैंसर को ड्रेन कर रहा है वो निकालना चाहिए। बट ये डिसीजन सिर्फ इस पे नहीं होता है, पेशेंट के परफॉर्मेंस स्टेटस, एज, चल पाते हैं या नहीं चल पाते हैं, कितना वो झेल पाएंगे सर्जरी, वो उन सब पे भी डिपेंड करता है। तो इट्स इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट, एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं है, बट डेफिनेटली स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट में आप यूट्रस और ओवरीज तो निकलते ही हैं, वो तो है ही। ओके, सो डॉक्टर इस ट्रीटमेंट में भी क्या कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है? हाँ, तो पहले क्या होता था कि यूट्राइन कैंसर बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट कैंसर होता था, मतलब आप ऑपरेट करो और फिर रेडिएशन देते थे। बट अब इतना एडवांस हो गया, रिसर्च आ गया है। 2017 में जो स्टडी पब्लिश हुई है तो उन्होंने यूट्राइन कैंसर को जेनेटिकली असेस किया है, मतलब जीन्स के लेवल पे दे हैव कैरेक्टराइज, मतलब उस कैंसर में भी 4 तरह के कैंसर्स हैं। तो अब जो है, अब ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई है डिसीज, इसका ट्रीटमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है। कीमोथेरेपी का जहाँ पहले बहुत ही कम रोल था, अब बढ़ गया है रोल। तो इसमें क्या है, पहले स्टेज 1 में तो कोई नहीं देता था कीमोथेरेपी, बट अब हम उस ट्यूमर को टेस्ट करते हैं, टेस्ट मतलब उसकी बायोप्सी को टेस्ट करते हैं, उसको जेनेटिकली असेस करते हैं, और अगर वो अग्रेसिव है तो हम स्टेज 1 में भी हमें कीमोथेरेपी देने का ज़रूरत पड़ सकता है। ओके, सो अब जो रोल, तो अगेन द नीड फॉर स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट, मतलब स्पेशलिस्ट का इतना इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ सर्जन नहीं, मेडिकल ऑन्कोलॉजी मतलब कीमोथेरेपी, रेडिएशन, ये सब मिलके ये डिसीजन लेते हैं। ओके, तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, एक टीम बेसिकली आपको मैनेज करती है। ओके, सो डॉक्टर जैसे अभी आपने ट्रीटमेंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, किस टाइप के ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं और कैसे चूज किया जाता है कि पेशेंट पर क्या ज़्यादा सूटेबल होगा। अगर हम आफ्टर ट्रीटमेंट केयर की बात करें, प्रिकॉशंस की बात करें, तो क्या ऐसे प्रिकॉशंस है जो लेने की बहुत ज़रूरत होती है? सो ऑफ कोर्स आपको अपना फॉलोअप तो रखना है डॉक्टर, ऐसा नहीं है कि मेरा ट्रीटमेंट हो गया तो मैं अब ठीक हूँ। तो कैंसर में क्या होता है कि पहले 2 साल में वापस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, किसी भी तरह का कैंसर हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो आपको स्ट्रिक्ट फॉलोअप 3 to 4 मंथली आपको तो अपने डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। और उसके अलावा जैसे मैंने बोला, वेट पे चेक रखना बहुत ज़रूरी है। एक्टिव लाइफस्टाइल, सेडेंट्री लाइफ, क्योंकि आजकल हम सब बैठे रहते हैं, फ़ोन्स पे स्क्रॉल करते रहते हैं। एग्जैक्टली। तो आई थिंक वो हमें थोड़ा सा ऑफ कोर्स बिहेवियरल चेंज तो लाना पड़ेगा, वो इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा क्योंकि ये रिलेटेड है डायबिटीज़, बीपी वगैरह से, तो अपना शुगर, बीपी चेक इम्पॉर्टेंट है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखना इम्पॉर्टेंट है, माइंडफुल ईटिंग जैसे मैंने बताया था, हेल्दी फूड भी इम्पॉर्टेंट है। और एक एस्पेक्ट है जो हम सब इग्नोर कर देते हैं पेशेंट्स का, उनका साइकोलॉजिकल वेलबींग जो है। तो आई थिंक एक काउंसलर से भी मिलना इम्पॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। आपको वो अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं फॉर लाइफ आफ्टर कैंसर, बिकॉज उतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। हम थोड़ा बहुत अच्छे शब्द बोल सकते हैं, बट हाँ। बहुत अच्छी तरह से आपको मे बी उस एस्पेक्ट के बारे में समझाने के लिए एक काउंसलर का ज़रूरत है, जो हमारी टीम में भी है, मतलब दे आर पार्ट ऑफ आवर टीम। तो वो ज़रूरी होता है। तो आई थिंक ये सब चीज़ें हैं, इट्स नॉट जस्ट सिर्फ हम कैंसर से नहीं बचना है, हमें कैंसर कॉजिंग जो चीज़ें हैं, मोटापा है, बीपी, शुगर, ये सब भी कंट्रोल में रखना है, और ये सब पार्ट है फॉलोअप का। ओके, सो डॉक्टर ट्रीटमेंट को तो हमने बहुत अच्छे से आपसे समझ लिया है। अब अगर हम बात करें इसके रिकरेंस रेट की, तो कितना चांसेस होता है कि यूट्राइन कैंसर फिर से हो जाए, दोबारा हो जाए? तो ये भी डिपेंड करता है कि किस तरह का आपको यूट्राइन कैंसर हुआ था। तो मोस्टली जो कैंसर होते हैं जो मोटापे से रिलेटेड होते हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन से रिलेटेड होते हैं, उनका रिकरेंस रेट जनरली कम होता है। 10% आप मान सकते हैं, पर होता है। तो इसीलिए ये रिकमेंडेड होता है कि आपको अपना वेट रिडक्शन, लाइफस्टाइल चेंजेस कंटिन्यू रखने पड़ेंगे आफ्टर आपका ट्रीटमेंट। एक
दूसरे टाइप का जो कैंसर होता है हाई ग्रेड या फिर एग्रेसिव कैंसर होता है, उसमें रिकरेंस रेट आप कह सकते हैं 30 से 40% भी हो सकता है। उसमें भी अलग अलग टाइप के कैंसर होते हैं, तो कहाँ रिकरेंस होगा वो भी उससे वेरी करता है, बट डेफिनेटली ज़्यादा होता है। पर उनको भी कंट्रोल करने के लिए ट्रीटमेंट्स अब आ गए हैं। एक इम्पॉर्टेंट रोल यूट्राइन कैंसर में स्पेसिफिकली जो है वो इम्यूनोथेरेपी का है, अगर आप सुनो तो। इम्यूनोथेरेपी बेसिकली क्या होता है कि ये आपकी बॉडी में आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। तो आपका ही इम्यून सिस्टम फाइट करता है कैंसर को, और कुछ केसेस में देखा गया है कि 100% आपका कैंसर चला जाता है। ऐसी भी इम्यूनोथेरेपीज आ चुकी हैं अब। सो जब हम सर्जरी करते हैं इम्यूनोथेरेपी देने के बाद, तो हमें उस स्पेसिमेन में नहीं मिलता है कैंसर। तो अब इतनी एडवांस कर रही है साइंस, तो कुछ तरह के कैंसर्स में अब उसमें रिकरेंस रेट हो सकता है 0% भी हो, बट ओवरऑल रिकरेंस रेट आप मान के चलेंगे तो 10 से 30% है। आपको अपना वेट कंट्रोल करना है, खाने की जो ऑफ कोर्स हेल्दी बैलेंस डाइट करना है, एक्टिव लाइफस्टाइल, ये सब फॉलो करना है। जो भी आपके रिवर्सिबल कॉजेज हैं, जिसमें से आपका वेट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको चेक में रखना है। उसके अलावा तो हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं होता, वो फिर ऊपर वाले के हाथ है। बट आई थिंक अपार्ट फ्रॉम वेट के पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अल्टीमेटली ना हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है कि कैंसर वापस आएगा कि नहीं। Exactly. तो अगर हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, काउंसलर्स की हेल्प लेंगे, आपके पास एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट होगा, तो डेफिनेटली कैंसर के वापस आने का चांस कम होता है। इसके लिए मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, बट मैं एक जनरल आपके ऑब्जर्वेशन बता रही हूँ। बट अगर ऐसा नहीं रहेंगे तो ऑफकोर्स ज़्यादा होगा। बट यही सब है, तो वेट, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर, आपने ना हेल्दी ईटिंग हैबिट्स की बात की, और शुरुआत से हमने डाइट पे काफ़ी ज़्यादा बात की। आपने बताया था कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको हटा देनी है या जिनको अवॉइड करना है, सो दैट कहीं ना कहीं यूट्राइन कैंसर का रिस्क कम हो जाए। तो अगर हम एक बैलेंस डाइट की बात करें, एक हेल्दी डाइट की बात करें, तो जिन लोगों को यूट्राइन कैंसर हो चुका है, उनका ट्रीटमेंट हो गया, आफ्टर ट्रीटमेंट क्या ऐसी चीज़ें जो अपनी डाइट में वो शामिल कर सकते हैं ताकि एक रिकवरी जो है उनकी वो काफ़ी जल्दी हो जाए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल वो जी पाएँ, ऑल्सो कहीं ना कहीं कैंसर का रिस्क भी कम हो जाए दोबारा होने का? ठीक है, मतलब डेफिनेटली लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको अपनी डाइट में जो चीज़ें इंक्लूड करनी हैं, तो मैं जो पर्सनली खुद भी फॉलो करती हूँ, सीड्स जो होते हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, और आपके सब्जा सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, खरबूजे के सीड्स हैं। तो ये सब का ना आपको इनटेक डेली डाइट में रखना चाहिए, बिकॉज एक तो दे आर हाई इन प्रोटीन, और फाइबर भी बहुत होता है इनमें, ओमेगा 3 एसिड्स भी होते हैं। तो ये एक अपनी डेली डाइट में आप करेंगे तो इसमें आपको इम्यूनो न्यूट्रिशन मिलेगा, मतलब वो ये आपके इम्यून सिस्टम के लिए जो अच्छा रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक आजकल मल्टीग्रेन आटा का बहुत आ रहा है। yes. बट जो मैं मानती हूँ, जो मैंने पढ़ा भी है, उसमें व्हाट आई फील इज दैट कि रादर देन मल्टीग्रेन आपको एक आटा एक दिन खाइए, मतलब एक दिन आप गेहूं का ही खाइए, ठीक है, एक दिन आप रागी का खा लीजिए, एक दिन जवार का खा लीजिए। डोंट मिक्स देम, बिकॉज ना हर चीज़ सबको सूट नहीं करती। आपकी बॉडी में वो क्या करते हैं, अगर आप मल्टीग्रेन मिलाएंगे तो कौन सा आपको ग्रेन नहीं सूट कर रहा है, उससे आपको गैस बनेगा, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा, मोटापा बढ़ेगा। तो सिंपल रखिए डाइट को। तो आई थिंक गेहूं की रोटी जो हम सालों से खा रहे हैं, खाइए उसको, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको खाने में। थोड़ा सा चने का आटा आप उसमें मिला सकते हैं, बट अदरवाइज रादर देन मिक्सिंग ग्रेन्स आप सेपरेटली रोटी बनाइए। रोटी को आप चीला वगैरह से भी रिप्लेस कर सकते हैं, जिसमें सूजी, पोहा या फिर ओट्स आप डाल सकते हैं। और डेफिनेटली प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है इंटेक, जो हमारी इंडियन डाइट्स में नहीं है, पर्टिकुलरली वेजिटेरियन डाइट्स में नहीं है। तो सीड्स तो एक प्रोटीन आपका इंटेक बढ़ाते हैं। उसके अलावा से दालों में भी, हर दाल में नहीं होता है प्रोटीन, बट काली दाल, जो काली छिलके वाली उड़द होती है, चने और राजमा, ये दीज आर हाई प्रोटीन फूड्स। तो इसको आप करिए। पनीर को इंक्लूड करिए अपनी डाइट में। सोयाबीन खा भी सकते हैं, नहीं भी, इट्स अ पर्सनल चॉइस, बट डेफिनेटली ये प्रोटीन का सोर्स है। और अगर आप लेना चाहते हैं तो प्लांट प्रोटीन्स भी अवेलेबल हैं आजकल मार्केट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है लेने में। आई थिंक प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, और वाइटामिन सप्लीमेंट्स भी मेरे हिसाब से लेने चाहिए, बिकॉज ओवरऑल हमारे जो बॉडी में आयरन, विटामिन डी, ओमेगा 3 और प्रोटीन्स का डेफिशिएंसी रहता ही है सब में। तो ये सब अगर आप सप्लीमेंट्स लेंगे तो अच्छा ही होगा, मतलब कोई नुकसान नहीं करेगा ये।
परफेक्ट। आई थिंक डॉक्टर आपने एक ही क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर दी और हमारी ऑडियंस के जितने भी डाउट्स होते हैं डाइट के अराउंड आपने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, किस टाइप की डाइट आपको फॉलो करनी है, प्रोटीन रिच फूड्स पे भी आपने बहुत बात की। एट लास्ट कोई मैसेज आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगी ताकि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएँ? कैंसर की अगर हम स्पेशली बात करें तो उनको पता हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं ना, उनको कैंसर से फाइट करने में एक मोटिवेशन हमेशा डाउन हो जाता है। उनको लगता है अगर एक बार कैंसर हो गया मतलब लाइफ का दी एंड है, अब आगे कुछ है नहीं। तो ऐसे लोगों को आप क्या मोटिवेट करेंगी, कैसे उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी ताकि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएँ और कैंसर से अच्छे से फाइट कर पाएँ? तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे मैंने पहले भी कहा था, 40 to 50% ऑफ ऑल कैंसर, सारे हर तरह का कैंसर आपके मोटापे से रिलेटेड है। तो ऐसा पेशेंट्स को बोलना भी हमें डायरेक्टली अच्छा नहीं लगता है, बट हमें अपने वेट को कंट्रोल करना ज़रूरी है। और आजकल देयर इज़ अ लॉट ऑफ टॉक कि बॉडी शेविंग नहीं करना चाहिए, नहीं है, बट द रियलिटी इज़ कि इट इज़ अ मेडिकल कंडीशन, मतलब एक मेडिकल कंडीशन है ओबेसिटी, एंड उसको कंट्रोल करना इम्पॉर्टेंट है। तो वही मैंने कहा कि हमें ज़रूरत है माइंडफुल ईटिंग की और एक्सरसाइज की डेली, जो शायद हम रोज़ की भागदौड़ में नहीं कर पाते हैं, बट हेल्थ एक्चुअली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ्स। वेल्थ तो आएगा, बट अगर हेल्थ एक बार चला गया तो वो वापस नहीं आ सकता है। तो हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद जो भी बहुत सारे मैं पोस्टर्स देखती रहती हूँ उधर जाते हुए कि कैंसर का ट्रीटमेंट मुफ्त में या विदाउट सर्जरी, विदाउट कीमोथेरेपी, विदाउट रेडियोथेरेपी, और मतलब अनलिमिटेड। मैं दिल्ली से मेरठ जाती हूँ, रास्ते में लगे हुए हैं विद फोन नंबर्स, या फिर विलेजेस में। सो ये कैंसर का एलोपैथी के अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बहुत क्रॉनिक डिसीजेज होती हैं, मे बी एस्थमा वगैरह, इन सब के लिए शायद होम्योपैथी और यूनानी मेडिसिन, आयुर्वेद में हो ट्रीटमेंट, बट वो सब प्रिवेंटिव है। जो ट्रीटमेंट कैंसर का जो भी क्लेम कर रहे हैं वो गलत क्लेम कर रहे हैं। ऐसे क्लेम्स में मत जाइए। आपको अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलके सलाह लेके ही आपको अपना ट्रीटमेंट आगे बढ़ाना चाहिए। और अब ऐसा नहीं है कि एक ही डॉक्टर कैंसर ट्रीटमेंट करता है। जैसे मैंने बोला, एक टीम होता है। टीम में सर्जन हैं, आपका कीमोथेरेपी के डॉक्टर हैं, रेडिएशन के डॉक्टर हैं, और काउंसलर जैसे मैंने बोला है। और इसके अलावा सपोर्ट ग्रुप्स भी होते हैं। सपोर्ट ग्रुप्स मतलब कि जिन लोगों को कैंसर हो चुका है उनके ग्रुप्स होते हैं जो आपकी हर तरह से हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे केसेस में फाइनेंशियली भी एंड ऑफ कोर्स इमोशनली तो करते ही हैं, बट वो भी अवेलेबल हैं। तो अब पहले जैसा नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, सब लोग सेंसिटाइज्ड हैं, तो सही जगह से ट्रीटमेंट लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये बाबा और उनके झांसों में मत आइए, बायोप्सी से मत डरिए, और जो भी हम डॉक्टर्स यही चाहते हैं कि हमारे सारे पेशेंट्स कैंसर फ्री हो जाएं। बट अब बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में होता है, बट हम जितना कोशिश कर सकते हैं उतना हम बेस्ट ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर सच एन इंसाइटफुल सेशन। आई होप जो भी इन्फॉर्मेशन आज आपने हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की उनको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, और जितने भी टिप्स आपने शेयर किए उनके बहुत काम आने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे और भी हेल्थ पॉडकास्ट देखने के लिए हमारा चैनल NBT लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।